नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 1 से आज हम बात करेंगे पद्य पाठ संख्या 5, घर की याद, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक कविता है। कविता शुरू करने से पहले हम कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का परिचय जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 को गांव टिगरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रमशः सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया था। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा देने के विचार से उन्होंने एक विद्यालय का आरंभ किया। गांधी जी से प्रभावित होकर ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे कूद पड़े और उस दौरान गिरफ्तार हुए तो 1949 तक जेल में रहे। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 1930 से ही कर दी थी। उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद भी लिखे। मद्रास से मुंबई आकाशवाणी के निर्माता बन गए और आकाशवाणी दिल्ली पर भी उन्होंने काम किया। अब बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी, पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, ये उनके कविता संग्रह है। कुछ नीति कुछ राजनीति, ये उनका निबंध संग्रह है। तुकों के खेल, ये उनका बाल साहित्य है। जिन्होंने मुझे रचा, ये उनका संस्मरण ग्रंथ है। उनको मिले प्रमुख सम्मानों की बात करें तो बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। 1983 में मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी उन्हें दिया गया। दिल्ली प्रशासन के द्वारा गालिब पुरस्कार से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी उन्हें अलंकृत किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र जी कविता को ही अपना धर्म मानने वाले कवियों में से एक हैं। उनके साहित्य में आम जनों की बात वे अपनी भाषा में रखते हैं। उनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। बोलचाल के गद्यात्मक वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता वे रखते हैं। उनके साहित्य में अहिंसा, सहनशीलता और रचनात्मकता की अभिव्यक्ति पाई जाती है। ऐसे भवानी प्रसाद मिश्र जी का निधन 20 फरवरी 1985 को हुआ। ये हुआ हमारी कविता घर की याद के कवि का परिचय। अब हम कविता का अल्पसार देखते हैं, उसके बाद कविता की व्याख्या करेंगे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। कवि परिचय के दौरान मैंने बताया था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के दंड स्वरूप 3 साल के लिए उन्हें जेल भेजा गया था। कवि अपने घर से दूर जेल में कैद है और उन्हें घर से दूर रहने की पीड़ा है। घर से विस्थापन की पीड़ा की बात उन्होंने इस काव्य में की है। सावन के महीने की एक रात बहुत जोरों की बारिश हुई, जिसे देखकर कवि को अपने घर और परिजनों की बहुत याद आई और उन्होंने सावन के बादलों को अपना दूत बनाकर अपनी कुशलता का संदेश देने को कहा, जिससे पुत्र वियोग से दुखी अपने माता पिता को थोड़ी सी सांत्वना मिले। किंतु वे बादलों को सावधान करना नहीं भूलते कि माता पिता की आंखों से आंसू न बहे। भवानी प्रसाद मिश्र जी की यह एक लंबी कविता है। आइए अब उसकी व्याख्या समझते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है,
रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में हैं, अपने घर से दूर है। पानी गिर रहा है अर्थात बरसात हो रही है। पर यहाँ विशेष अर्थ लें तो कवि को अपने परिजनों की याद आ रही है जो उनसे दूर है, और इसलिए उनकी आंखों से भी पानी गिर रहा है। यानी कि उनके हृदय में जो भाव उमड़ रहे हैं वो इस पानी के गिरने के समान है। जिस प्रकार से कवि के मन में अपने परिजनों के लिए भाव उमड़ रहे हैं और वह जेल में कैद है, अपने घर से दूर है, इसके कारण कवि को बरसात के दिनों में अपने घर वालों के साथ बिताए समय की याद आ रही है। तो वे सारे पल आज कवि को याद आ रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि घर नजर में तिर रहा है। उनकी आंखों के सामने अब उनका घर नजर आ रहा है। प्राण मन घिरता रहा है अर्थात जिस तरह से बरसात सारे वातावरण को नम कर देती है, गीला कर देती है, ऐसे ही उनका मन भी यादों से नम हो गया है। इसलिए कहा कि प्राण मन गिरता रहा है। प्राण और मन यादों से गिर गए हैं और स्निग्ध हो गए हैं। आगे कवि अपनी बेचैनी को बताते हुए कहते हैं कि रात भर बरसात हुई जिसकी वजह से उन्हें अपने परिजनों की याद आई, और अब वह बेचैन हैं और अपने घर के विषय में बताते हैं कि कैसा है मेरा घर, क्या विशेषता है उसकी। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। अर्थात घर अभी जो मुझसे दूर है वह खुशी का पूर है, अर्थात खुशी से भरपूर है। उनके घर में खुशी का भंडार भरा रहता है। तो ऐसी जो सुखद स्मृतियां हैं वह आज उन्हें जेल में बंद कमरे में याद आ रही हैं, उन्हें बेचैन कर रही हैं। आगे कवि अपने परिजनों की बातें बताते हैं जिनकी उन्हें याद आ रही हैं। आगे का अंश देखते हैं। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। यहाँ बहुत ही सरल और सहज भाषा में कवि ने अपने परिजनों की बात की है। भावपूर्ण चित्रण है। घर में चार भाई है और जो बहन है वह भी सावन के महीने में मायके में आई है। आप समझे ऐसा क्यों कहा है कवि ने? कवि तो जेल में है, उन्हें क्या पता कि मायके में बहन आई। किंतु दोस्तों, सावन में मूसलाधार बारिश होती है और इसी महीने में आता है रक्षाबंधन का त्योहार। इसलिए बहन जो है राखी बांधने के लिए मायके में आई होगी। यही सोच के कवि ने कहा होगा कि मायके में बहन आई। दूसरी संभावना यह भी है कि हो सकता है कि कवि ने जाना हो कि उनके जेल जाने की खबर सुनकर उनकी बहन अपने घर के सदस्यों का दुख बांटने के लिए वहां पर आई हो। तो जो भी कारण हो, पर कवि को मालूम है कि उनकी बहन मायके में आई हुई है। घर के सदस्यों में चार भाई और चार बहिनें हैं और घर के सभी सदस्य आपस में इतने गहरे प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं कि इस संकट की घड़ी में सब एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। जो चार भाई हैं वे चार भुजाओं के समान हैं और बहनें जो हैं वे स्नेह का प्रतीक है। कवि बताते हैं कि घर में चार भाई है और उनकी विवाहिता बहन मायके अर्थात अपने घर में आई होगी और घर में उदासी का माहौल देखा होगा और उसके कारण वह भी दुखी हुई होगी। घर में उदासी का कारण यह है कि घर का एक सदस्य जेल में है। चारों भाई
और चारों बहनें आपस में अत्यधिक स्नेह से जुड़े हुए हैं। उनमें आपस में बड़ा गहरा प्यार है। आइए आगे का अंश पढ़ते हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यहाँ तक भी पसारा। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। इन पंक्तियों में कवि अपनी माँ को याद करके उनके विषय में बताते हैं। कवि कहते हैं कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है और वह बहुत दुखी है, क्योंकि उसका बेटा जेल में है। वैसे तो माँ का गठन दुख में ही हुआ है। वह बहुत दुखों को झेल कर यहाँ तक पहुँची है। वह पड़ी हुई नहीं है, पर गड़ी हुई है। फिर कवि अपनी माँ की ममता की बात करते हैं। उन्हें याद आती है माँ की ममता। वे कहते हैं कि माँ की गोद में सिर रखने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, कोई दुख नहीं रहता। और उस माँ की वह स्नेह धारा को वे जेल में भी महसूस करते हैं। और आगे वे कहते हैं कि उसे लिखना नहीं आता। अगर वह लिख पाती तो अपने मन के भाव पत्र द्वारा मुझ तक पहुंचा देती, किंतु उसे लिखना नहीं आता, इसलिए मैं उसका कोई पत्र पा भी नहीं सका। कैसे पा सकता हूँ? तो इस काव्यांश में इस प्रकार कवि ने अपनी माँ को याद किया है। आगे की पंक्तियों में वे अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा, एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रजता। इन पंक्तियों के द्वारा कवि अपने पिताजी की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वे बहादुर और साहसी है। कवि कहते हैं कि पिताजी को अभी बुढ़ापे ने घेरा नहीं है। उनमें आज भी युवाओं जैसा जोश है और वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, नित्य व्यायाम करते हैं। तात्पर्य यह कि उनके घर पर उनके बूढ़े पिता है, जो उम्र से बूढ़े हैं, परंतु उन पर बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। उनमें आज भी युवकों के समान उत्साह और साहस दिखाई देता है और वे आज भी नव युवकों की भांति दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई आए, वे उसके सामने डटकर खड़े हो सकते हैं। उन्हें मौत से भय नहीं है। उन्हें शेर के सामने आ जाने पर भी भय नहीं है। मतलब उनमें इतना साहस है कि वे किसी भी तरह की कठिनाई मुसीबत आने पर घबराते नहीं हैं। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रजता। अर्थात उनकी वाणी में, उनकी आवाज में बादलों की सी गर्जना है और उनके जो काम है उनमें इतनी तेजी है मानो आंधी तूफान। यानी कि जब भी वे कोई कार्य करते हैं उसमें ऐसा जोश, ऐसी तेजी होती है कि लगता है कोई जंजाल रचता हो, यानी कि आंधी तूफान आ गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के पिताजी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है। आगे का अंश देखते हैं, जिसमें भी वे अपने पिताजी की ही बात कर रहे हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि अपने पिता की जो नियमितता और अनुशासित जीवन शैली है उसके बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि वे हर रोज गीता का पाठ करते हैं, जो आज भी उन्होंने गीता का पाठ किया होगा। कवि सोच रहे हैं मन में कि आज गीता का पाठ करके आज भी उन्होंने भगवत गीता का पाठ कर लिया होगा और
260 दंड करके मुकद्दर को हिला करके उसे मूठ से पकड़कर घर में ऊपर से नीचे आए होंगे। दोस्तों, ये दंड यानी कि दंड बैठक जो व्यायाम का एक प्रकार है और मुकद्दर की बात यहाँ हो रही है। तो जैसे अभी डंबेल्स आते हैं, उसकी तरह लकड़ी का एक बड़ा सा भारी साधन होता है जिसको पहलवान लोग, दंगल लड़ने वाले जो पहलवान होते हैं, वे उसको हिला हिला करके कसरत करते होते हैं, व्यायाम करते होते हैं। तो मुकद्दर यानी व्यायाम करने का एक साधन है। उसको हिला हिला करके व्यायाम करने के बाद उसे मूठ से पकड़कर वे नीचे आए होंगे। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि उनके पिताजी आध्यात्मिकता के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं, नियमित दंड बैठक करते हैं, वो भी 260, और मुकद्दर भी हिलाते हैं। ये सब करके जब वे नीचे आए होंगे तब उनके नैन जल से छा गए होंगे, उनकी आंखें भर आई होंगी। जब उन्होंने अपने पुत्र को घर में नहीं देखा होगा, पुत्र को घर में न पाकर दुखी हुए होंगे, तो उनकी आंखों में जल भर आया होगा। अर्थात वे अपने 5वें पुत्र की याद में उसे न पाकर भावुक हो गए होंगे, व्यथित हो गए होंगे, और उनके मन के जो भाव है वो आंसू के रूप में छलक आए होंगे। फिर कवि कह रहे हैं, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। यानी कि बरसात के बरसते पानी को देखकर कवि को घर की याद आती है और उनकी आंखों से भी पानी गिरने लगता है। आज इतना ही। आगे के काव्यांश की व्याख्या हम दूसरे वीडियो में करेंगे। नमस्कार, सबका मंगल हो।